करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। कल हमने लेक्चर नंबर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ा था, उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं। इसमें इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको लेक्चर नंबर 3 देख लेना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स with positive ions of the metal in the absence of electric field or presence of electric field। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहले वाले पार्ट का कर रहे हैं आंसर, एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the path of electron are straight line। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है आर स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव collision with positive ions of the metal since the electrons are moving with their thermal velocity, तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे रैंडम मोशन करता था, आपको याद हो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है। और ये क्या है आपके, ये कोई मेटालिक कंडक्टर है ऐसे, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे गया, ये पॉजिटिव आयन है ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका पॉजिटिव आयन। इस पॉजिटिव आयन से ये इलेक्ट्रॉन टकराया और डायरेक्शन चेंज कर लिया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव आयन से टकराया, तो ये देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। उसका रीजन है कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होती है वो सिंगल वेलोसिटी होती है, और वो वेलोसिटी उसे कहाँ से गेन, वो वेलोसिटी कहाँ से प्राप्त करता है, सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर से वो एनर्जी गेन करता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, और वहीं से उसे एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिली मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, केवल सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर से। कौन सी एनर्जी मिल रही है, थर्मल एनर्जी। उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास केवल एक सिंगल वेलोसिटी है, कौन सी, थर्मल वेलोसिटी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, जैसे और भी दिखाना चाहें तो ये ऐसे टर्न कर गया, फिर ये पॉजिटिव आयंस इससे टकराया, फिर ऐसे ये पॉजिटिव आयंस है ना, फिर ऐसे आप एरो बना सकते हो। तो कोई सी भी दो पॉजिटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि उसके पास केवल एक सिंगल थर्मल वेलोसिटी है। ठीक है, एक ही वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के पास, थर्मल वेलोसिटी। क्लियर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट जो कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ कैसा होगा। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटियां आ जाती हैं, एक तो थर्मल, दैट मीन सराउंडिंग मीडियम की वजह से जो एनर्जी प्राप्त करी है उसकी वजह से वेलोसिटी आती है थर्मल वेलोसिटी,
और एक जो बैटरी लगाई है उसकी वजह से वेलोसिटी डेवलप होती है, और इन दोनों थर्मल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो वेलोसिटी डेवलप हुई है, वेलोसिटी उन दोनों वेलोसिटी के रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसीलिए उसका पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व। देखो लिख के दिखाते हैं एक बार। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the paths of electron between two successive collisions, है ना, between two successive collisions with positive ions are कर्व्ड। कैसा पाथ होगा, कर्व्ड होगा। अब कर्व्ड क्यों होगा, फिर आगे लिखते हैं एज ईच इलेक्ट्रॉन इज हैविंग टू वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज होंगी भाई। एवरी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी वेलोसिटियां होंगी, दो वेलोसिटी। एक थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर की वजह से, एक तो थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, देखा ना। एंड ईच इलेक्ट्रॉन हैविंग टू वेलोसिटीज, एक तो थर्मल वेलोसिटी होगी और दूसरी वेलोसिटी होगी वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से एक वेलोसिटी होगी। तो दो वेलोसिटियां हैं, एक थर्मल वेलोसिटी और एक ये वाली वेलोसिटी जो फोर्स की वजह से डेवलप हुई है इलेक्ट्रॉन के पास। तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब जब दो वेलोसिटियां हैं उनके रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। कैसा नहीं रहेगा, स्ट्रेट। यहाँ और यहाँ बस इतना कंसेप्ट है कि इस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के पास केवल एक ही वेलोसिटी है, कौन सी, थर्मल वेलोसिटी, और सराउंडिंग मीडियम के टेम्परेचर से प्राप्त होती है उस इलेक्ट्रॉन को। जबकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन के पास, एवरी इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटियां हैं। समझ में आ गया, यही डिफरेंस है दोनों में। तो इसका अगर डायग्राम बनाना चाहें तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे मैंने ये आपका एक कंडक्टर ले लिया, ये आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये कंडक्टर ले लिया है और इस कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी। तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया। तो बैटरी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है ना, चलता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। लेकिन अभी भी टेढ़े मेढ़े पाथ पे चलेगा, ये सीधा सीधा नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। वो ड्रिफ्ट किधर होगा, पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा होगा। ये कल मैंने आपको समझाया था। तो देखो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसे, पहले मैं रफली बना देता हूँ, है ना, ऐसे होगा कुछ। एक सेकंड बनाते हैं अभी दोबारा से। देखो ये मैंने बना दिया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। देखो ये तो पॉजिटिव आयंस हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है आपका। फिर यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन की तरफ ड्रिफ्ट होता है ना। तो जैसे यहाँ दो कॉलिजन्स के बिटवीन इसका पाथ कैसा दिखाया है मैंने, कर्व। फिर ये कर्व ऐसे कर्व दिखाया है, फिर ऐसे कर्व दिखाया है, फिर ये कर्व, फिर कर्व, फिर कर्व, और इधर तरफ ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव एंड की तरफ आ रहा है। तो ये कर्व दिखाएंगे बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस के बाद बीच में,
समझ में आया आपको? ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो कट होगा क्योंकि उसमें दो वेलोसिटियां होती हैं। डायग्राम ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लिखा, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन्स दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? क्वेश्चन समझ लो पहले। क्वेश्चन में हम जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हम एक बैटरी लगा दें तो ये पॉजिटिव एंड आ जाता है और ये नेगेटिव। अगर एक कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए नेगेटिव हो जाता है। तो कंडक्टर के इस एंड को हम कहेंगे ये हाई पोटेंशियल पर आ गया और ये लो पोटेंशियल पर आ गया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस पर एक बिटवीन इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है, फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन की मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस पर एक ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, जैसे ये ड्रिफ्ट कर रहा है ऐसे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ड्रिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ड्रिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करेगा, तो क्या सभी इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल करते हैं, क्या इन सभी इलेक्ट्रॉनों की मूव करने की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी? Does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? ऐसे मूव करेंगे क्या ये? तो आंसर है नो, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ड्रिफ्ट करेंगे, सारे के सारे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेंगे। बट ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आइन से क्या करके चलते हैं, टकराते हुए चलते हैं, और जब पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हुए चलेंगे तो इन सब की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लेकिन सबकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। ठीक है, सबकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। तो फिर कैसे होगी और क्या आंसर लिखना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं। पहले लिख दें कि नो, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो लिखेंगे नो। फिर लिखें व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड applied, when electric field applied, when electric field applied when electric field applied, the electron will have net drift from lower to higher potential. When the electric field applied, the electrons will have net drift from lower potential to higher potential, but locally the electron may collide with positive ion of the metal and may its change the direction of motion.
मोशन। ठीक है, नो पहले लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो सभी इलेक्ट्रॉन है ना, सभी इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। तो नो लिख दिया, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन विल हैव नेट ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, बट लोकली द इलेक्ट्रॉन में कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल्स एंड मे इट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसीलिए सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, लेकिन सारे ड्रिफ्ट की तरफ करते हैं। नेट ड्रिफ्ट सभी में लोअर टू हायर पोटेंशियल ही होगा। जैसे एक डायग्राम बनाना चाहें तो आप इस तरह से डायग्राम बना के समझा सकते हैं कि जैसे ये मैंने एक कंडक्टर बना लिया, इस कंडक्टर के मैंने ये एंड नेगेटिव कर लिया, ये एंड पॉजिटिव कर लिया। ठीक, तो ये वाला एंड पॉजिटिव है कंडक्टर का और ये वाला एंड नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन का ये एंड कैसा हो गया, लो पोटेंशियल पर हो गया, और ये वाला एंड किस पर हो गया, हाई पोटेंशियल पर हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हुआ इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इधर तरफ लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में रखता है, और वैसे भी ये पॉजिटिव एंड है तो इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा अपनी तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे ड्रिफ्ट करेगा, यहाँ ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ये फिर पॉजिटिव आयन से टकरा गया, इसका ये ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गई, टकराने से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर ऐसे। तो ये ऐसे कोलाइड करते हुए चल रहा है। ठीक है, ये देखो कोलाइड करते हुए, लेकिन ये चल किधर रहा है, नेट ड्रिफ्ट किधर कर रहा है, आपका पॉजिटिव एंड की तरफ। और देखो इसका बिटवीन द टू कॉलिजन्स इसका पाथ मैंने से कैसे दिखाया है, कर्व दिखाया, अभी पीछे पढ़ाया था क्वेश्चन। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो ये थोड़ी है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी पाथ को फॉलो करेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ है और ये ऐसे चला, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव आयन से, सॉरी ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा था, ये पॉजिटिव आयन है, ये टकरा के ऐसे चला, ये फिर ऐसे। देखो सबके इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो सब अलग अलग नहीं है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन चल कैसे रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो पाथ है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हुए चल रहे हैं। समझ आपको, इसलिए पाथ सेम नहीं होगा, एक सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो मिलीमीटर पर सेकेंड में होती है, बहुत ही छोटी स्पीड है, बहुत धीरे चल रहा है। फॉर करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर, हाउ देन इज करंट स्टेबलाइज्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज्ड। है ना, सीधी शब्दों में क्वेश्चन समझाओ। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, तो बल्ब जो है वो काफी लंबी दूरी पर, बहुत दूरी पर लगा है, स्विच ऑन करते ही वो बल्ब ग्लो करने लगता है, जलने लगता है इमीडिएटली। तुरंत स्विच ऑन किया, इमीडिएटली वो जलने लगा। जबकि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं, बहुत ही वेरी स्मॉल स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन स्विच ऑन करते ही आपका बल्ब जलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, करंट एकदम सडनली इंस्टेंटली करंट, इमीडिएटली करंट डेवलप हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल स्पीड चल रहा है। इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, देखो इसको समझना है तो पहले मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जैसे मेरे पास एक ये वाटर की ट्यूब्स है, ये वाटर की ट्यूब किलोमीटर्स में है, किलोमीटर लंबी है, 1 किलोमीटर लंबी वाटर की ट्यूब्स है ना। लेकिन ये वाटर की ट्यूब कंप्लीटली वाटर से भरी हुई है, फुल भरी हुई है ना, कंप्लीटली भरी हुई है बेटा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये वाटर की ट्यूब
कंप्लीटली वाटर से भरी हुई है। ठीक है, वन। दूसरे पॉइंट की तरफ चले, अगर हम इसमें इस वाले एंड से प्रेशर लगा के, इस वाले एंड पर प्रेशर लगा के इस वाटर की ड्रॉपलेटों को, ये 2 वाटर की ड्रॉपलेट या 3 वाटर की ड्रॉपलेट, 2 वाटर की ड्रॉपलेट इसमें एंटर करा दें, तो देखो जैसे ही 2 वाटर की ड्रॉपलेट इसमें एंटर करती हैं, तो दूसरे एंड से सेम टाइम इंटरवल में, सेम मोमेंट पर यहां से कोई दूसरी वाटर की 2 ड्रॉपलेट बाहर निकल पड़ेगी, जबकि इन वाटर की ड्रॉपलेट को इस नली में पूरी डिस्टेंस कवर करने में काफी समय लगेगा। लेकिन जैसे ही ये 2 वाटर की ड्रॉपलेट्स में एंटर करेंगी, सेम मोमेंट सेम टाइम पर दूसरे एंड से दूसरी वाटर की ड्रॉपलेट बाहर निकल जाएगी। ये समझ में आता है आपको? ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो हमारा सर्किट होता है, जैसे एक सर्किट में बनाता हूं, ये कंडक्टर है और हम ये जानते हैं कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कंडक्टर ये भी है आपका, बैटरी लगा दी हमने ऐसे, देखो ये भी तो कंडक्टिंग वायर है ऐसे। इस पूरे कंडक्टिंग वायर में, पूरे सर्किट में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे ये जो वाटर की ये पाइप है, ट्यूब है, इसमें ये वाटर से फुल भरी हुई है, बिल्कुल वैसे ही इसका ये पूरा सर्किट फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी यहाँ पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ऐसे। ये वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बना देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। थोड़ा सा गैप रखा रहे हैं, गैप भी नहीं हुआ, ठीक है नहीं, वेरी क्लोज ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे सब। अभी की ओपन है मान लो यहाँ पे ऐसे कि सर्किट क्लोज नहीं है ना, लेकिन जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं तो इस कंडक्टर के इनसाइड, पूरे सर्किट में इस कंडक्टिंग वायर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होता है लाइट की स्पीड से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हुआ है लाइट की स्पीड से स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टेबलाइज हो गया इनसाइड द सर्किट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेबलाइज होने से पूरे सर्किट में इन इलेक्ट्रॉनों में मोशन डेवलप हो जाता है। ये सभी इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाता है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये इलेक्ट्रॉन जब ये यहां से आके ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेगा, फोर्स लगाएगा। जैसे इन वाटर की ड्रॉपलेट को इस वाले एंड से हम क्या कराते हैं, एंटर कराते हैं, बिल्कुल सेम। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करता है तो ये थोड़ी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे एंड तक पहुंचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड तक नहीं पहुंचता है, पहुंचना जरूरी नहीं है इनका। ये जैसे ही इसे एंटर करेगा इसके अंदर तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा इस फोर्स की वजह से, और ये सब इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा तो सारे इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट आएगा। सारे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से कुछ क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, सब में मोशन आ जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें से यहां से निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा इधर से। तो इस समझ में आपको, तो एक पूरी चेन बन गई इलेक्ट्रॉनों के चलने की। देखो ऐसे
तो ये इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तो पूरे कंडक्टर्स में, इस पूरे कंडक्टर्स में चार्ज का फ्लो हो रहा है कि नहीं। आप कहीं पे भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लोगे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लो, या यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लो, कहीं पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लो, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है। और जब किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसे हम करंट कहते हैं। तो करंट इंस्टेंटली पूरे सर्किट में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। वह इस बात का वेट नहीं करती कि इलेक्ट्रॉन इस वाले एंड से निकल के दूसरे एंड पर क्या करेगा, एंटर करेगा, तब करंट फ्लो करेगी, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। करंट इस बात का वेट नहीं करती है। करंट केवल और केवल जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होगा, और ये कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होता है, लाइट की स्पीड से, तो ये इलेक्ट्रॉन में, सभी इलेक्ट्रॉनों में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे पूरे सर्किट में, और करंट इंस्टेंटली करंट फ्लो कर देगा। तो करंट किसे कहते हैं, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में, उसे करंट कहते हैं। तो एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप क्या करने लगेगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा और करंट इंस्टेंटली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। देखो मैं इसे लिख के दिखाता हूं, ये को आंसर लिख दिया है, एक बार रीड कर लेते हैं। एल तो द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है बहुत ही छोटी होती है, जैसा कि यहाँ बता रहा है क्वेश्चन में भी, और पीछे भी हमने पढ़ा है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड ऑर्डर होता है इसका। टिपिकली 1 मिलीमीटर पर सेकंड, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड को हम 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। Yet an electric bulb light up as soon as we turn the switch on, है, यही तो हमारा क्वेश्चन है, ये जानना है हमें, ठीक है। तो लिख रहे हैं दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन एवरी जगह पर है। यहाँ का भी पूरा ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये वाला पूरा कंडक्टर, ये सब, क्योंकि कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सब जगह प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन सब जगह प्रेजेंट है। ये सबसे पहली लाइन है, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब हम बैटरी, इस कंडक्टर, इस के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, जैसे वायर से कनेक्ट कर दिया, एक सेल लगा दिया, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये लाइट की स्पीड से स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बहुत तेजी से स्टेबलाइज होगा। तो हम ये लिख देंगे, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द सर्किट, an electric field is set up throughout the circuit almost with the speed of light। यही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो रहा है, सेटअप हो रहा है थ्रू आउट द सर्किट में, वो लाइट की स्पीड से स्टेबलाइज होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट begin to drift under the influence of this electric field। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। अभी जैसे मैंने समझाया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक, इसमें फोर्स लगेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन पर, और ये फोर्स लगेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर एंटर करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आ जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। और ये इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, और सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो सब जगह पर इलेक्ट्रॉन का मोशन है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज फ्लो हो रहा है, तो पूरे सर्किट में क्या कर गया, करंट स्टेबलाइज हो गया, है ना, करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये लिख दिया, इलेक्ट्रॉन इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट बिगेन टू ड्रिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट बिगेन टू फ्लो इन द सर्किट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ठीक है। ये बात समझ में आया। इसमें इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, इसमें एंटर करेगा, फिर वो ऐसे मूव करके फिर दूसरे एंड से एंटर करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मूवमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉनों का, वो पूरे सर्किट में तुरंत इमीडिएटली मूवमेंट आ जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन तुरंत मूव करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेंगे एवरी पार्ट में, लिखा ना, इलेक्ट्रॉन एवरी पार्ट,
ऑफ द सर्किट बिगिन टू ड्रिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस। मूव करने लगेंगे तो करंट स्टेबलाइज हो जाएगा इमीडिएटली। ये वाली बात समझ में आए? तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश करी, क्लियर है? देखो इसमें आप ये पॉइंट भी समझा सकते हो, बहुत सौ के समझ में नहीं आ रहा हो कि सर इसमें एवरी पार्ट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो गया। सभी अपनी जगह से एक एक प्लेस डिस्प्लेस्ड होंगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस से एक एक प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक ये दीवार है, एक और ये दीवार है, ये दो दीवार है, वॉल है, ऐसे बहुत ही सक्रिय ये गली बन गई, एक रास्ता बन गया, और इस रास्ते में ये ऐसे पर्सन खड़े हुए हैं, है ना? और ये पूरे पर्सन से भरी हुई है आपकी, ऐसे, है ना? अगर कोई दूसरा व्यक्ति ये वाला जो बाहर घूम रहा है वो आता है और तेजी से इन लोगों को धक्का देके इसमें एंटर करने की कोशिश करता है। जैसे ये पहला पर्सन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, एंड सो ऑन। तो जैसे ये धक्का देके एंटर करेगा इसके अंदर, तो ये वाला व्यक्ति जब एंटर कर जाएगा तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये जो वाला व्यक्ति है वो बाहर निकल पड़ेगा ऐसे। तो ये सारे जब ये इसके अंदर एंटर किया तो सभी पर्सन अपनी प्लेस से एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट हुए कि नहीं हुए? क्योंकि इसने इसको धक्का दिया तो उसने इसको धक्का दिया, उसने इसको धक्का दिया, उसने इसको धक्का दिया, उसने इसको धक्का दिया, ये प्रोसेस चलता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, क्योंकि इधर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसमें फोर्स लगाया, और जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ये इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, और पुश करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों में मूवमेंट आ जाएगा। और जैसे ये एंटर किया तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें निकल पड़ेगा। इस तरीके से पूरे वायर में क्या है, पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन मोशन में है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट कंडक्ट कर जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे समझ सकते हो आप इसे। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, a potential difference V is applied across a conductor of length L. How does the drift velocity affected when V is double, potential difference is double and L is halved? तो क्वेश्चन है कि एक ये कंडक्टर है हमारे पास, इसकी लेंथ L है, और हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है इसके अक्रॉस वो V है। तो ये पॉजिटिव एंड आ गया, नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, Vd, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vd। देखो हम सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd जो होता है E कैपिटल E टाउ ओवर n, ये फॉर्मूला होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टेबलाइज होता है बिटवीन द कंडक्टर E और इसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो आप इस फॉर्मूले को चेंज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानकारी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करके EV टाउ ओवर ml। ठीक है, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो ऐसे, या फिर ये ऐसे। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया, केस 1। केस सेकंड कह रहा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दें, व्हेन V इज डबल एंड लेंथ कैसी कर दें, आधी कर दें एज, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि नया जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश वो तो 2V हो गया, पहले V था अब 2V हो गया। जो नई लेंथ है L डैश वो लेंथ आधी हो गई, पहले L थी
अब आधी हो गई, तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखेंगे आप? न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी v डैश देन इज इक्वल टू फॉर्मूले में चेंज कर रहे हैं ई वी डैश टाउ ओवर एम एल डैश, ठीक है। तो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 2v, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एल बाई, ये 2 ऊपर पहुंच गया तो ये 4 हो गया, ये 2 ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो गया, ई वी टाउ ओवर एम एल, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं वी डी डैश, वी डी डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, तो नई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी से भी टॉपिक, पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, मोबिलिटी, है ना, सिंपल मोबिलिटी। ये मोबिलिटी किसे कहते हैं? देखो मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, मोबिलिटी का सिंबल क्या है आपका? म्यू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को बोलते हैं मोबिलिटी, बस एक टर्म है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है, इसे क्या नाम दिया गया है? मोबिलिटी। अब इसी को लिख दो, ये डेफिनेशन है बस केवल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, जैसे कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेमी कंडक्टर होता उसमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, होल्स दोनों होते हैं। और कोई गैस होती उसके अंदर पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड होता तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस, तो आयंस भी ले सकते हो जो मूव करने के लिए फ्री हो, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर, ब्रैकेट में लिख देंगे। यहां से आगे पढ़ते हैं, चार्ज कैरियर, इसका नाम लिख दिया वीडी का। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर, और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या? मोबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, और इसका फॉर्मूला ये देखो। अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास। अगर इलेक्ट्रॉन होता है ना, अगर आपका चार्ज कैरियर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे स्मॉल ई आ जाता है। अब सब पे चार्ज जरूरी है नहीं है कि जो आपका ड्रिफ्ट कर रहा है वो चार्ज जो है उस पर स्मॉल ई हो, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्यों लिखा है। यहाँ से आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो एक क्यू टाउ ओवर एम रह जाएगा। इसीलिए मोबिलिटी का एक फॉर्मूला और बन सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर, तो चार्ज टाउ ओवर एम। ऐसे अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की बात करें, जैसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात करें, तो दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है। जितना चार्ज आपका होल पर होता है, ये होल्स क्या होते हैं जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब समझाएंगे ये होल्स क्या होता है। अभी तो इतना समझ लीजिए कि जो होल्स होते हैं उन पर फ्री इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, बट साइन में अपोजिट होता है, वो प्लस का चार्ज होता है होल्स पर। तो चार्ज दोनों के सेम है, तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की या होल्स की? तो मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास लार्ज होगा इन दोनों में से, उसका मोबिलिटी कैसे हो जाएगी? स्मॉल। तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है होल के मास। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है होल के मास से, और इलेक्ट्रॉन का मास अगर, होल का मास अगर ज्यादा है तो उस होल की मोबिलिटी कैसे हो जाएगी? कम। और इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम है
तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कैसे हो जाएगी, लार्ज। सर ये होल्स का मास ज्यादा है, सर ये होल्स होता क्या है, तो मैंने फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब हम आपको होल्स के बारे में पढ़ाएंगे, अभी आप उतना ही समझ लो। ये चार्ज कैरिज होता है सेमीकंडक्टर में, जो करंट कंडक्ट करती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करती है, और होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। होल्स का इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, मास कम है, मास कम होगा, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। बस एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये समझ में आया आपको। अगर इसकी यूनिट लिखना चाहो तो इसकी यूनिट यहां से निकाल सकते हो, मोबिलिटी की यूनिट ऐसा यूनिट, तो डायरेक्टिविटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, तो कूलम ऊपर चला जाएगा, तो मीटर कूलम, मीटर कूलम, या समझ आपको यहाँ तक। तो इसको कैसे लिखें, या एक काम करते हैं, इसको यूनिट वोल्ट पर मीटर लिख देते हैं, वोल्ट पर मीटर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी यूनिट वोल्ट पर मीटर की तो होती है, तो मीटर ऊपर चला गया तो मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड, वोल्ट इनटू सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपका फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो इसकी वोल्ट हो गई और इसकी मीटर, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर, है ना। वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम इक्वल होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो मोबिलिटी के बारे में बताया। अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसे कहते हैं वो जरा देखिए। करंट डेंसिटी शुरू करते हैं, हेडिंग लगाते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। देखो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है उससे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन नॉर्मल एरिया, ये होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड। इसी से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द करंट फ्लोइंग, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट, तो अपॉन में है इसीलिए पर यूनिट लिखेंगे, पर यूनिट नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया, ये ध्यान रखना बस, नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is defined as current density, is defined as current density. The current flowing per unit normal area of cross section is defined as current density, है ना। ये इसकी डेफिनेशन हो गई इस फॉर्मूले से। इसी फॉर्मूले का मतलब बताता हूं और इस लाइन का भी मतलब बताता हूं अभी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये करंट डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, करंट की बात नहीं कर रहे, करंट डेंसिटी पूरा J, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की होती है। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको मालूम होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। ठीक है। देखो अभी हम आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसे ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ।
ये ओम्स ने दिया J बराबर सिग्मा E, एक फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। ये ओम्स लॉ भी आगे रीड करेंगे इसको। तो देखो यहाँ J इलेक्ट्रिक फील्ड, J करंट डेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ही है, और ये जो क्वांटिटी है इसका नाम है कंडक्टिविटी। इसका नेम क्या है? कंडक्टिविटी। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी कंडक्टिविटी बोलते हैं इसे, अभी आगे रीड करेंगे। तो देखो इसमें एक स्केलर इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को हम स्केलर बोल रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और एक स्केलर क्वांटिटी का एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है नई, एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसकी तो कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटियों की डायरेक्शन कैसी रहती है? सेम। तभी तो आप इक्वल लगा पाओगे। इसका जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटियों को इक्वल तभी कर सकते हैं जब वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों में सेम। तो इज इक्वल टू लगा हुआ है तो इसका मतलब दोनों की और प्लस साइन भी है, तो इन दोनों इस पूरे की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जे की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसीलिए हम लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हम आगे रीड कर लेंगे, ठीक है। चलो इससे कोई मतलब नहीं, बस ये बता दिया कि यहाँ पे करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों ली है। अभी एक फॉर्मूला आएगा, ड्राइव करेंगे इसे, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका मतलब क्या है? नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट फ्लोइंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो अगर हमारा डायग्राम ऐसे दे रखा है कि एक कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर का ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया कितना है? ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। तो करंट जो फ्लो कर रही है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसे फ्लो कर रही है? परपेंडिकुलर। देखो ये जो करंट चल रही है वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसे फ्लो कर रही है? नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फ्लो कर रही है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर फ्लो कर रही है इस नॉर्मल एरिया के। तो हम यहाँ इसके लिए, इस डायग्राम के लिए अगर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें तो J बराबर करंट अपॉन नॉर्मल एरिया। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है वो करंट के फ्लो होने के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट के फ्लो होने के परपेंडिकुलर है, इसलिए J बराबर I अपॉन A। लेकिन अगर हमारा डायग्राम इस तरीके से हो जाए, सेकंड, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से दिखाएं, ऐसे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया आपका, देखो है ना। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया कितना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है आपकी, तो क्या करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है? तो नहीं है, नॉर्मल करंट फ्लो नहीं कर रही इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो अब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए? J। तो मैंने कहा कि यहाँ पर हम एक ऐसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिसके करंट नॉर्मल फ्लो करे, परपेंडिकुलरली फ्लो करे। तो इस डायग्राम में तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के करंट नॉर्मल फ्लो कर रहा है, लेकिन इस दर्शन में इस क्रॉस सेक्शन एरिया के करंट नॉर्मल फ्लो नहीं कर रहा। तो हमें तो एक ऐसा एरिया लेना है जो करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है जिसके करंट नॉर्मली फ्लो कर रही हो। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा I ओवर A cos थीटा। ये सब कैसे? इस डायग्राम के लिए हमें करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा J बराबर I ओवर A cos थीटा। तो देखो एक वर्ड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक वर्ड है डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये है, ये वाला जो मैंने ब्लैक कर दिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के करंट परपेंडिकुलर है। और एरिया ऑफ डायरेक्शन जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। तो एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ऐसे। ये डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया।
तो देखो इस डायग्राम में आई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन कैसी है, सेम। लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ये करंट के परपेंडिकुलर है। और डायरेक्शन ऑफ एरिया, दो वर्ड हो गए, एक एरिया ऑफ डायरेक्शन, एरिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरिया, और एक हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है और डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की करंट परपेंडिकुलर है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एरिया की करंट कैसी है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जब हमने एरिया लिखा है तो करंट की डायरेक्शन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन कैसी है, सेम, वो लिख दिया है हमने। ऐसे ही यहाँ पर एरिया ऑफ, इस एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो एरिया की डायरेक्शन सबसे पहले कैसे दिखाते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखा दो। देखो ये एरिया की डायरेक्शन होगी, ये एरिया क्रॉस सेक्शन और इसके एरिया की डायरेक्शन है। क्या आई की और एरिया ऑफ डायरेक्शन की डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन ऑफ एरिया और करंट की डायरेक्शन सेम है? नहीं। और डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम यहाँ लिख नहीं सकते ये, तो क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट कर लें। देखो ये वाला, ये कंपोनेंट कर लिया, ये एंगल कितना है, थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा। और ये ए कॉस थीटा जो एरिया है वो इस वाले पार्ट का ना होके, देखो इस वाले पार्ट का एरिया हो गया ये वाला, और इस वाले पार्ट का एरिया की डायरेक्शन दिखाएं जो हमने ये वाला पार्ट बनाया है। ये वाला एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, तो ए कॉस थीटा की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है कि नहीं। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया है जो हमने ये बनाया है, इस वाले पार्ट का एरिया है वो ये है, और इस एरिया के परपेंडिकुलर, इस एरिया क्रॉस सेक्शन के करंट परपेंडिकुलर है कि नहीं, चेक कर लो भाई। इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है ना करंट, तो इसीलिए हमने ए कॉस थीटा लिखा है। तो जे बराबर आई ओवर ए कॉस थीटा, सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये वाला नहीं होता, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा ये, ठीक है। और इसकी यूनिट देखें तो इसकी एम्पियर है और इसकी एरिया की मीटर स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये लास्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं एक और, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना आता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है ये 12th के लिए, 12th में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलो हेडिंग लगाते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन VD and electric current I. Relation between drift velocity and electric current I. ठीक है। देखो अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो हमें बैटरी लगानी पड़ेगी, है ना। तो एक कंडक्टर ले लेते हैं हम पहले, एक कंडक्टर है ऐसे, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हम लेट कर लेते हैं ए है, और लेंथ भी लेट कर लेते हैं एल। और इस कंडक्टर के दोनों एंड से एक हम सेल या बैटरी लगा लेते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये हम पहले लेट कर लेते हैं, इसमें लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross section A। यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं, देखो इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन, जैसे ये बना रहे हैं वायर, तो जितना एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ है उतना यहाँ है उतना यहाँ है, सब जगह पे एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। तो ये यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का एक वायर है, कंडक्टर है। अगर हम ऐसे लेते तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया, यहाँ पे और ज्यादा हो गया, इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का कंडक्टिंग वायर। तो हमने वायर कैसा लिया, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर लिया है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है ए, एंड we be the applied
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर। V क्या है? V द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव एंड पर आ जाएगा और ये नेगेटिव, हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऐसे है? तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब हमें यही पता करना है कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सर ये क्यों पता करना? तो देखो मैं उल्टा डेरिवेशन शुरू करता हूं। करंट की डेफिनेशन याद है? बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट आई लिखते हैं हम फ्लोइंग चार्ज, फ्लोइंग चार्ज ओवर टाइम टेकन, टाइम टेकन या टाइम। दैट मीन्स आप इसे क्यू लिख सकते हो और इसे आई बराबर क्यू ओवर टी लिखते हैं। अगर हम चार्ज कितना फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में उसकी वैल्यू निकाल लें, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज अगर हम इसमें निकालें टोटल चार्ज इन द कंडक्टर कितना है, जब उल्टा कर रहे हैं टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो निकाल लें। टोटल फ्लोइंग चार्ज इन द कंडक्टर, तो Q बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, Q बराबर एन ई, ऐसे। इसका नाम क्या होता था? इसका नाम था टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन का नाम टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस एन के सिंबल को मैं छोड़ देता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं इसका नेम, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू एलिमेंट्री चार्ज, दैट मींस ई। Q बराबर एन ई में एन का नेम क्या हुआ करता था? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर एक बार बता देता हूं कि देखो किसी भी फॉर्मूले में सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सिंबल का नेम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां इस फॉर्मूले के अंदर Q बराबर एन ई में जो स्मॉल एन है इसका नाम है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना? जो हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, जो रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, वो हम ड्राइव करने वाले हैं I बराबर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। ये रिलेशन होता है आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये करंट है, यहां ये दिख रहा है स्मॉल एन, इस स्मॉल एन का जो नेम है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस फॉर्मूले में Q बराबर एन ई में जो स्मॉल एल है एन है उसका नेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस फॉर्मूले में I बराबर एन ई वी डी में एन का नाम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये पीछे पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, होल वॉल्यूम में नहीं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में, और जबकि इस फॉर्मूले में एन का नाम क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक ही सिंबल स्मॉल एन, हम इस जगह पर बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस जगह पर बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तभी मैं कह रहा हूं किसी भी फॉर्मूले में
सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिंबल का नेम इंपॉर्टेंट होता है कि उस सिंबल का नेम हमने क्या रखा है। ठीक है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखो अगर हम चार्ज निकाल लें तो चार्ज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर। इस कंडक्टर के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये हमें पता पड़ जाए तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर वो हम पता कर सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हमें मालूम पड़ जाए कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर ये मालूम पड़ जाए तो इसे पता करके हम चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो सर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए लेट स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये एन या एक काम करते हैं पहले से लेट करने से पहले एंड इतना लिख लिया तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर अभी समझ में आ जाएगा, सीक्वेंस में आएगा था। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल सकते हो इस कंडक्टर का, इस वाले कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो, इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो इस वॉल्यूम का उस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ए इनटू एल। ठीक है, अच्छा एंड लेट कर लें कि स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। हमने लेट कर लिया इस कंडक्टर के 1 मीटर की वॉल्यूम में, 1 मीटर की वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल एन, ये हमें लेट करना पड़ेगा। इस कंडक्टर के 1 मीटर की वॉल्यूम में, ओनली 1 मीटर की वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिए हमने, लेट कर लिए हैं स्मॉल एन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अप ओवर वॉल्यूम, स्मॉल एन, ऐसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। इसको रीड कैसे करेंगे, इस पूरे को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम रीड करेंगे। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए आप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं कैपिटल एन मान लेता हूं, कैपिटल एन। स्मॉल एन को नाम मैंने लेट किया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को लेट कर लिया मैंने कितना, कैपिटल एन इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना, ए एल। तो इस पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम पूरे वॉल्यूम में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये था देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, मैं उल्टा करके दिखा रहा था अभी। तो हम टोटल देखो ये निकालें, एन निकालें तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन ए एल, इसका नाम क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया भाई। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन का नाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, तो 1 मीटर की वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन। लेकिन इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है भाई, टोटल वॉल्यूम कितना है, एल। एल मीटर की वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन एल ही तो होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए पूरे कंडक्टर के अंदर। इस कंडक्टर का वॉल्यूम एल है, तो इस पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन एल। ये समझ में आया पहले यहां तक। इससे क्या फायदा होगा, इससे निकाल सकते हैं हम फ्लोइंग चार्ज। देन flowing charge in the conductor, Q बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, इनटू एलिमेंट्री चार्ज। Q बराबर है नहीं, हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं पूरे कंडक्टर में, NaL।
तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो निकल आएगा। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है ये निकल आएगा, Q बराबर कितना NaL इंटू ई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, चार्ज निकाल लिया। अब ये तो इस चार्ज को क्रॉस करने में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इतनी L डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम निकाल लेते हैं। तो हम लिख देते हैं द टाइम टेकन, द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर लेंथ, द कंडक्टर लेंथ। इस लेंथ को क्रॉस करने में कितना चार्ज लग रहा है, तो लेंथ कितनी है L, कितनी स्पीड से क्रॉस कर रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड v से। भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड, टाइम यहां ले जाए स्पीड नीचे ले आए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। देखो इतना आया। देन हेंस करंट लिखें, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लोइंग चार्ज ओवर टाइम टेकन। इसीलिए मेरे को चार्ज निकालना है, इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टोटल और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। इस क्रॉस करने में, पूरे कंडक्टर की लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा चार्ज को। तो T इज इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो लिख लेते हैं, NaLe इंटू ई। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है NaL इंटू ई, और कितना टाइम लग रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं L ओवर VD। L से L काट दिया, तो कितना करंट आ गया देखो, I बराबर ऊपर ले गए तो NeAVD। तो करंट डेंसिटी का, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन का फॉर्मूला आ गया। बड़ा इजी सा था, फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। देखो हम करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन चाहते हैं, तो करंट का फॉर्मूला हम पहले से जानते थे, चार्ज अपॉन टाइम। तो मैं चार्ज की वैल्यू निकालनी है और टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो हम चार्ज की वैल्यू कैसे निकालें, तो चार्ज का फॉर्मूला हम पहले से जानते थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू ई। यहां मैंने सिंबल उठा दिया उसका, है ना, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले में जो स्मॉल n है, इस स्मॉल n का नेम है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। 1 मीटर की वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस कंडक्टर के अंदर, ये वाला कंडक्टर गिवन है। तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ये हमें तभी पता कर सकते हैं जब हमें ये बता दे कि इस कंडक्टर के 1 मीटर की वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। 1 मीटर की वॉल्यूम में इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। अगर 1 मीटर की वॉल्यूम में हमें इलेक्ट्रॉन पता दे कि n इलेक्ट्रॉन फ्री हैं भाई 1 मीटर की वॉल्यूम में, तो इस कंडक्टर का होल वॉल्यूम कितना है, A इंटू एल। तो 1 मीटर की वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन फ्री हैं स्मॉल n, तो पूरे होल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो वॉल्यूम कितना है A इंटू एल। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, NaL। तो हमने इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो यहाँ रख दोगे, तो कितना चार्ज है उस कंडक्टर के अंदर वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, आ रहा है, तो इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, और फिर L लेंथ को क्रॉस करने में इस चार्ज को कितना टाइम लगेगा वो हमने लिख दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, L ओवर VD, और करंट निकाल लिया Q ओवर T, पुट कर दिया, फॉर्मूला रिलेशन निकल आया, I बराबर NeAVD। ये बात समझ में आई। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं कि देखो इस फॉर्मूले को जब तुम याद कर रहे हो, ये रिलेशन जो आया I बराबर NeAVD, तो इसमें n के नेम पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम क्या भी नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ऐसे
जबकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q बराबर NE, इसमें स्मॉल n का नाम क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बस और कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने कह रहा हूं कि सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, किस फॉर्मूले में किस सिंबल का नेम क्या है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। और E एलिमेंट्री चार्ज है 1.6, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कह सकते हो 1.6 10 की पावर -19 कूलम। A एरिया क्रॉस सेक्शन है और D डिफ्लेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और I करंट है। ये रिलेशन बन गया, फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, बड़ा इजी डेरिवेशन है, समझ में आया आपको, ठीक है। एक रिलेशन वो ये भी कह सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो करंट डेंसिटी J बराबर I ओवर A होती है ना, करंट डेंसिटी, इस A को नीचे ले आए तो I ओवर A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NEVT, और इसको ले सकते हैं हम करंट डेंसिटी J, तो NEVT। तो ये रिलेशन हो गया किसके बिटवीन, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो ये आया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, पक्का, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी स्मॉल होती है लेकिन करंट लार्ज होती है, कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है, लार्ज करंट फ्लो करती है, वाई, कैसे कर जाती है। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जरूर स्मॉल है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, ये वेरी लार्ज होते हैं, n। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल 10 की पावर -4, और ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम वेरी लार्ज। आपको याद है सिल्वर में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में सिल्वर जो होता है उसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड कम है फिर भी करंट लार्ज है, बिकॉज उस कंडक्टर के 1 मीटर की वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी लार्ज होते हैं, और वेरी लार्ज है तो I की वैल्यू n के साथ डायरेक्ट रिलेशन रख रही है, इसीलिए करंट कैसी होगी, लार्ज हो जाती है। कुछ समझ में आया आपको, ये वाली बात समझ में आई। एक क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो देखो उस क्वेश्चन को मैं लिख के भी दिखाता हूं अभी आपको। देखो मैंने आंसर लिखा, क्वेश्चन भी लिखा। इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल and electron charge small, how can we still obtain large amount of current in a conductor। तो इसका आंसर लिखेंगे, in a conductor we obtain large amount of current even if electron drift speed is small और electron charge small। ये जो drift velocity इलेक्ट्रॉन की ये स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी स्मॉल है, because the electron number density स्मॉल n, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम इन अ कंडक्टर इज वेरी लार्ज इन ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर, है ना, 10 की पावर 29। देखो ये जो होती है 10 की पावर -4 ऑर्डर का होता है, -4, है ना, 10 की पावर -4, और ये एलिमेंट्री चार्ज होता है वो 1.6 10 की पावर -19। तो 9 4 कितने होगा भाई, 9 10 11 12 13, तो 10 की पावर -23 आ गया। और ये जब लिखेंगे ये 10 की पावर 29 में है ना, 10 की पावर 29। अब सोचो 10 की पावर 29 प्लस का है और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो -23 आ रहा है, तब भी प्लस के कितने बच रहे हैं, प्लस के 6, है ना। तो ये I लार्ज आएगा, कैसा आएगा, लार्ज आएगा। सोचो यार मल्टीप्लाइड भी चल रहा है ना सब, I ये सब मल्टीप्लाइड में ना, n का मल्टीप्लाई चल रहा है तो n तो 10 पावर 29 में है, तो ये वेरी लार्ज है, इसलिए करंट जो भी कंडक्टर में कैसी होगी, वेरी लार्ज होगी, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है। कल देखते हैं इससे आगे, ठीक है, थैंक यू।